1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो ये अपने पास इक्वेशन है, इसको करना है क्या, सॉल्व करना है किससे, कार्डन्स मेथड से, है ना। तो इसको देखते हैं, कार्डन्स मेथड में करते क्या है। अब देखो x = y = u + v हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब लेट कर लिया यहाँ पे। अब इसमें देखो दिक्कत क्यों आती है क्वेश्चन में, कि इसमें कार्डन्स मेथड जब लगाओगे आगे तो यहाँ पे थोड़ा डी मॉइवस थ्योरम का यूज़ होगा, है ना। जब डी मॉइवस थ्योरम लगेगी तो वहाँ जिससे नहीं पता कुछ कॉन्सेप्ट, या फिर जिसने पढ़ा नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको पढ़ते हैं, हो सकता है किसी ने कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना पढ़ा हो, या फिर बहुत पहले डी मॉइवस थ्योरम पढ़ी हो, अभी याद ना हो, इसलिए इसमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ सकती है ना। तो वो प्रॉब्लम इसको देखने के बाद नहीं रहेगी। अब देखो यहाँ पे जितना इसमें यूज़ हो, मतलब डी मॉइवस थ्योरम, और इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन तो कर ही दूंगा, है ना। तो देखो y = u + v मान लिए। अब इसमें करते क्या है, दो साइड क्यूब करते हैं। जब क्यूब करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड सारे इक्वेशन को ले आओगे, सारे टर्म्स को, तो अपने पास अल्टीमेटली क्या बचेगा, ये आ जाएगा। अब जब ये आता है तो क्या करते हैं, इसमें कंपैरिजन, मतलब कि क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करोगे इससे तो क्या आ जाएगा, ये अपने पास एक इक्वेशन। और जब इसको कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करोगे यहाँ से तो ये आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से क्या u × v आ गया 1, और जब इसका क्यूब करोगे तो ये आएगा, और यहाँ से इसका सम जो है ये आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे आया और सम ऑफ रूट्स आया। रूट्स ध्यान रखना क्या है, v³ और u³ अपने रूट्स हैं, है ना। v और u रूट्स नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब दोनों का प्रोडक्ट ये है अपने पास और सम ये है। जब प्रोडक्ट और सम पता होता है तो इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं यार। ये देखो यहाँ पे सम कितना है -1 और प्रोडक्ट कितना है 1, यहाँ से लिख के ये इक्वेशन बना दिया, है ना। अब ये इक्वेशन जब बनाए हैं, अब यहाँ से लिखना क्या है हमें, रूट्स, है ना। अब यहाँ से जब रूट्स लिखोगे तो ये रूट्स आएंगे, और इसके रूट्स होंगे क्या, u और v नहीं होंगे मेरे भाई। ये रूट्स इसके होंगे u³ प्लस, मतलब u³ और v³, क्योंकि अल्टीमेटली तुम सम ऑफ रूट्स किसका निकाले, इसका। तो रूट्स किसको माने हो तुम, इसको माने हो, है ना। तो u³ बोल लो या फिर v³ बोल लो, उसके रूट्स ये हो जाएंगे। किसी एक को बोल देना u वाला और एक को v वाला बोल देना, है ना। तो यहाँ पे ये आ गए रूट्स। अब कोई एक उठा लो जिसके v³ मैं बोल दे रहा हूँ, तुम u³ भी बोल सकते हो, है ना। तो प्लस वाले लेके मैं उसको v³ बोल रहा हूँ, यहाँ से प्लस वाले रूट लेके इसको बोल दिया, है ना। अब इसके आगे से देखो काम शुरू होता है अपना, जहाँ पे डी मॉइवस थ्योरम में यूज़ करनी है। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ कॉम्प्लेक्स नंबर में से, कि देखो क्या करते हैं। अब जैसे कोई भी नंबर होता है अपने पास रियल नंबर में, जैसे 3 हो गया, तो 3 का जो मैग्नीट्यूड होता है ना। 3 का मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, ग्राफ में जब इसको प्लॉट करेंगे तो एक्स एक्सिस पे कितना होगा, मतलब ओरिजिन से कितना दूर है ना, समझ रहे हो। 3 का मतलब क्या है कि ओरिजिन से कितना दूर है वो बता रहा है इसका, चाहे एक्स एक्सिस पे ले लो चाहे वाई एक्सिस पे ले लो। अब जैसे मैं -6 कहूँ तो जब इसका मैग्नीट्यूड लोगे, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो -6 का जो मैग्नीट्यूड लेगो तो क्या होगा यहाँ पे ग्राफ पे, मतलब कि एक्सिस से कितना दूर है, एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से कितनी दूरी है इसकी, चाहे एक्स एक्सिस पे चाहे वाई एक्सिस पे, मतलब आ जाएगा 6। तो यहाँ से 6 यहाँ पे लिख दो, चाहे यहाँ 6 लिख दो, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर तुम लिए क्या 2 + i/3, है ना। अब इसमें भी क्या होता है कि ओरिजिन से जो होता है इसकी दूरी ही बताता है, समझ रहे हो। जब इसका तुम क्या लोगे, इसका मैग्नीट्यूड लोगे, जो कि कैसे निकालते हैं, √a² + b² से निकालते हैं ना। मैग्नीट्यूड जैसे होता है अपने पास, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a + i/b, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये तो आता ही होगा, ऐसे निकालते हैं। और वैसे ही क्या करें, जब इसका रूट निकालोगे, मतलब कि जैसे कि निकालते हैं क्या करोगे, जैसे कि इसका स्क्वायर करो 4 प्लस इसका 9, तो √13 जो भी आया, तो जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, जहाँ पे जिस पॉइंट पे भी होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो यहाँ पे है, तो इसका जब मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या होगा, ओरिजिन से डिस्टेंस होगा। जैसे बताया ना कि रियल नंबर्स का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है वहाँ पे, वैसे इसका भी ओरिजिन से डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, है ना। इतना पता चला। और वैसे ही चीज़ें पता होगी पर इसमें यूज़ होंगी तो मैं बता दे रहा हूँ। अब जैसे अब कोई भी इसमें पॉइंट होता है सब पोलर फॉर्म एक होता है ना। पोलर फॉर्म क्या होता है, कैसे लेते हैं पोलर फॉर्म, एक होता है देखो r cos थीटा और कॉमा, दूसरा क्या होता है r sin थीटा, है ना। अब पोलर फॉर्म कैसे आता है, देखो जैसे मैंने बताया यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, क्या बोले इसको a + i/b बोल लो, मान लो, है ना। ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ से जो एक्स एक्सिस पे जाते हैं कितना, वो a हो गया, और यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस पे जो b हो गया, यहाँ से a है यहाँ से b के, तभी तो a + i/b आया, है ना। या ये कॉमा b बोल सकते हो उसको, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखने तो a + i/b लिख देते हैं ना। और यहाँ से जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस होगी, अभी मैंने बताया क्या होगा, मैग्नीट्यूड, मैं इसको r बोल दे रहा हूँ मैग्नीट्यूड को, है ना। और ये अपने वजह इसको ट्राइंगल बनाओगे, इसको थीटा मान लेंगे। अब यहाँ से अरे यार ये कहाँ चला गया, देखो थीटा मान लिए, तो यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा अपने पास, जरा बताना। साइन थीटा कितना, p/h मतलब b/r हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो r की वैल्यू मतलब कि यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, r sin थीटा, है ना यहाँ से। और
और यहाँ से जब कॉस थीटा निकालोगे कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इज टू ए अपॉन आर आ जाएगा, है ना। यहाँ से ए की वैल्यू जब निकालोगे क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा। वैसे टैन की भी निकाल सकते हो, निकाल के उसको रख देना क्योंकि किसी काम की नहीं है। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई और ए की वैल्यू आ गई। जब ए की वैल्यू ए की जगह क्या रखोगे, आर कॉस थीटा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास। और जब बी की जगह क्या लिखोगे, आर साइन थीटा, अपने पास ये हो जाएगा, है ना। तो पोलर फॉर्म इस तरह या फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं इस तरीके से लिखते हैं। तो ये तो पता लग गया ना। जब और इसी तरीके से जब लिखोगे आर कॉस थीटा, जब किसको पोलर फॉर्म में लिखोगे, किसको कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो आयोटा आर साइन थीटा, यहाँ पे इस तरीके से इससे तुम्हें लिखना होगा। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूज़ होगा यार यहाँ पे। अब देखो, अब तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड पहले निकालना होगा। अब इसमें करना क्या है, तुम्हें इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। हमारा मोटिव क्या है, किसको, जो रूट्स हैं इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि हमें इसके रूट्स निकालने हैं। और ऐसे रूट्स निकलेंगे नहीं। देखो, अगर तुम्हारे पास वी क्यूब इज टू -27 होता तो तुम आराम से निकाल लेते वी इज टू -3, समझ में आया। लेकिन जब मैं वी क्यूब यहाँ पे जब इसका 1/3 करोगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो इसका तुम्हें निकालने में बहुत दिक्कत होगी, है ना, कह दो नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, डी मॉर्गन थ्योरम का यूज़ करोगे। और डी मॉर्गन थ्योरम का यूज़ करने के लिए तुम्हें क्या होगा, इसको पोलर फॉर्म में लिखना होगा, इसलिए इसको सीख रहे हो, है ना। तो पोलर फॉर्म में तुम लिखोगे इसको, तो आर कॉस थीटा और आयोटा आर साइन थीटा, ये हो गई पोलर फॉर्म। अब तुम्हें इसमें लिखने के लिए क्या करना होगा, तुम्हें आर की वैल्यू पता करनी होगी और थीटा की वैल्यू पता करनी होगी, समझे। आर क्या होगा, आर मैंने बताया अभी क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिखा हुआ है इसका मैग्नीट्यूड। और जो कॉस थीटा है, यहाँ पे जो थीटा होगा वो एंगल होगा, है ना। तो ये दोनों चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी। अब आर देखो मैंने क्या बताया, कैसे निकालते हैं, √a² + b², मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये हो जाता है क्या, मैग्नीट्यूड। तो ए का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर -1/2 यहाँ पे, है ना। तो इसका स्क्वायर कर लो, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का जो कि √3/2 है, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट में क्या आ जाएगा, ये 1 आ गया अपने पास। आर की वैल्यू 1 आ गई, मतलब मैग्नीट्यूड इसका जो है वो 1 है। आर की वैल्यू हमने पता कर ली, है ना। अब देखो, जब इसको लिखोगे इस तरीके से मतलब अलग करके, ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया क्या, इमेजिनरी पार्ट आयोटा को छोड़कर। तब इसको इससे कंपेयर करोगे प्लस आयोटा से। अब देखो, जो ये एक्स वाला पार्ट है, मतलब रियल पार्ट क्या, देखो ये क्या होता है अपना रियल एक्सिस होता है, ये क्या होती है इमेजिनरी एक्सिस, समझ में आया। तो ये हो गया ए, मतलब कि ये एक्स एक्सिस पे है, और ये क्या है, नेगेटिव है। देखो इसमें नेगेटिव साइन लगा, मतलब कि जब अपना ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे हो गया, और जो इमेजिनरी वाला है पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे। तो अपना जो ये रूट है कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये तो समझ में आ गया, है ना। रूट कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ प्लस है, मतलब यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। इसको तो वैसे भी समझ सकते हो, है ना, लेकिन मैंने उस तरीके से समझा दिया। तो ये चीज़ें पता लग गई। अब ये तुम्हें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा रूट लाई कर रहा है, जैसे देखो मैंने यहाँ बताया सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि आर कॉस थीटा और कॉमा आयोटा आर साइन थीटा, है ना। आर की वैल्यू क्या है, 1 है, तो आर की जगह 1 रख देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आर कॉस थीटा जो है 1 रखोगे तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, इससे जब कंपेयर करोगे ये आ जाएगा, कॉस थीटा कितना आ गया, -½ और साइन थीटा कितना आ गया, आर की वैल्यू तो 1 रख दोगे ना यार, आयोटा रहने देना ऐसे। साइन थीटा कितना आ गया, √3/2, है ना। तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे इसको लिख दिया, यहाँ पे आर कॉस थीटा क्या आ गया, ये आर साइन थीटा ही आ गया, आर की वैल्यू 1 है। अब यहाँ से तुम्हें एंगल निकालना होगा इसकी वैल्यू। कॉस थीटा क्या होगा, -½ कब आता है। अब देखो कॉस थीटा हाफ कब आता है, ये देखो कॉस थीटा हाफ कब आएगा, 60 डिग्री पे आता है। लेकिन ये 60 डिग्री कब आता है, 60 डिग्री तुम्हारा किस में हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया ना। लेकिन अभी तुमने क्या देखा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, तो फर्स्ट में 60 आ रहा है, लेकिन सेकंड जब करोगे तो क्या होगा, तुम्हें 180 से माइनस करना पड़ेगा इसे, है ना। तो 21 60 करो, कितना आ गया, 120। वैसे भी देखो यार कॉस थीटा हाफ नहीं आ रहा, आगे आ रहा है तुम्हारा, -½ आ रहा है ना। और वैसे ही रूट मतलब साइन कितना, साइन √3/2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 पे आएगा, है ना। लेकिन किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ना तुम्हारा, तो 180 में से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा तुम्हारे पास, सुना है 120। तो एंगल भी पता लग गया, देखो एंगल भी तो निकाल लिए होगे ना। तुम्हें क्या पता लगा, अब देखो पता क्या करना था, मैंने क्या बताया कि मैग्नीट्यूड पता कर लो और एंगल पता कर लो। मैग्नीट्यूड देखो आर की वैल्यू आ गई 1, एंगल भी हमें पता लग गया क्या, 120 क्या लिखते हैं भाई, 2π/3 लिखते हैं ना। अब हमारे पास एंगल भी आ गया। अब आते हैं डी मॉर्गन थ्योरम होती क्या है। देखो ये तो पता होगा ना, कहीं ना कहीं तो देखी होगी इसको, नहीं भी देखी तो कोई दिक्कत है। अभी मैंने बताया, देखो यह है क्या, बेसिकली पोलर फॉर्म ही तो है यार। देखो आर कॉस थीटा मैंने बताया कि एक्स जगह पे होता है, मतलब जो रियल पार्ट है, और आर साइन थीटा ये क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, आयोटा को मत लेना, है ना, इमेजिनरी पार्ट ये तो होगा। तो बस वही पोलर फॉर्म में लिखिए और कुछ नहीं लिखा है। अब इसमें करते क्या है कि डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है कि जो एन होता है ऊपर, मतलब एन क्या है, कोई पावर है एन। अब यहाँ बहुत जगह पढ़ा होगा क्या तुमने कि एन क्या होता है, इंटीजर सिर्फ होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं भाई, ये सब मत करना। एन कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, समझ में, एन कोई भी रियल नंबर कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी पुट कर दो। तो क्या होता है, एन जो है वो अंदर आ जाता है, मतलब यहाँ पे एन जो थीटा होता है मतलब एंगल के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाता है।
ये थीटा तो हमेशा दोनों साइड बराबर रहता है एंगल, ये तो पता ही होगा, नहीं पता तो पता कर लो, दोनों बराबर होंगे हमेशा, कॉस का भी साइन का भी। क्यों? अभी देखो उसका भी 120 दोनों का आया था ना, तो एन यहाँ मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या हो जाएगा एन थीटा, मतलब सिर्फ थीटा के साथ मल्टीप्लाई होता है, और ये एन मतलब यहाँ कोई वन, जैसे 1 3 4 5 5/6 जो भी होगा यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन थीटा यहाँ भी हो जाएगा। ये कब होगा? ये केस हो गया। दूसरा क्या होता है, एक ये वाली फॉर्म, मतलब जब 1/n होता है, एक तो पावर n वाली है जो इस ये हमारी किसी काम का नहीं अभी। क्यों? देखो हमारे पास क्या v क्यूब इक्वल टू समथिंग है ना, हमें v की वैल्यू चाहिए, तो जब v इक्वल टू ये करोगे तो क्यूब रूट लोगे, मतलब 1/3 करोगे, तो 1 समथिंग करोगे, मतलब 1 इंटीजर समथिंग, तो इस फॉर्म का आएगा ना हमारे पास। तो अभी इससे हमें लेना देना है नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। अभी इस वाली पे आते हैं, इस वाली पे। तो जो n है, अब यहाँ पे n क्या होगा, ये इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3 ऐसा कुछ होगा यहाँ पे, ठीक। तो 1/n भी यहाँ क्या करोगे, मल्टीप्लाई हो इसमें। लेकिन इससे पहले क्या होगा, इसमें हमें एक फैक्टर ऐड करना होगा, कौन सा, 2n पाई, यहाँ पे दोनों में। थीटा तो एंगल था अपने पास, लेकिन इसमें एक फैक्टर ऐड होगा, किसका, 2n पाई का फैक्टर दोनों में। ऐसा क्यों ऐड होगा? देखो अगर तुम डायरेक्ट सिर्फ थीटा ही रहने देते, उसको मल्टीप्लाई करते अंदर यहाँ पे, तो तुम्हारे पास क्या आता, θ/n आ जाता है यहाँ पे, θ/n यहाँ पे आ जाता। मतलब यहाँ पे अब जब थीटा की वैल्यू को जरूरत रखते तो उसको सॉल्व करते तो एक वैल्यू आती तुम्हारी किसकी, यहाँ पे जो भी वी मानते कुछ भी, और तुम्हारे पास क्या है v क्यूब। अब तुम्हें वैल्यू कितनी चाहिए, 3 वैल्यू चाहिए, है ना, 3 रूट चाहिए तुम्हें। आती कितनी वैल्यू, एक ही। लेकिन जब तुम n 2n पाई की, जब 2n पाई का फैक्टर इसमें ऐड कर दिए, अब जब n की वैल्यू जब बदलोगे 0 1 2 3 4 जो भी रखना होगा, तो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा, जब उसमें बदलोगे तब तुम्हारे पास और भी वैल्यूज़ आएंगे, है ना, तुम्हें और भी रूट्स मिल जाएंगे। इसलिए तो इसमें फैक्टर्स, ये मैं समझने के लिए पूरा अभी बता रहा हूँ इसे ब्रीफ में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ उसमें। तो ये चीज़ हो गया, ये समझे। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इसको, अभी एंगल किस में चेंज हो गया, इसमें, क्योंकि ये वाला फैक्टर इसमें ऐड हो गया है ना। तो इसको किस तरीके लिख दिए, इसमें देखो आर कॉस, थीटा की जगह क्या लिख दिए, थीटा प्लस 2n पाई, बताया ना, ये फैक्टर ऐड कर देना इसमें। अब यहाँ जो 1/k क्यों लिख दिया हूँ, क्योंकि n यहाँ पे लिख दिया ना, यहाँ भी n लिख देता तो कन्फ्यूज़ हो जाते, क्योंकि n यहाँ पे है। तो इसको जब यहाँ, अब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1 जब मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। एंगल में मल्टीप्लाई होता है भाई सभी, 1/k लिखा है ना, तो जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो k नीचे हो जाएगा, यहाँ पे k नीचे हो जाएगा, इस तरीके से। इतना समझे, ये चीज़ हो गई है ना। अब ये करने के बाद देखो आते हैं क्वेश्चन, जो हमारे पास रूट आया था, ये v क्यूब हमने इसको माना था ना। अब देखो v क्यूब ये था, और जब क्यूब यहाँ से हटाया तो यहाँ क्यूब रूट हो गया 1/3। अब इसी फॉर्म का आगे देखो आ गया ना, यहाँ पे ये हमारे पास एंगल ये होना चाहिए, जो इंक्रीमेंट करके लाएंगे हम 1/k समथिंग, या 1/a बोल लो, या 1/n बोल लो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। n यहाँ था इसलिए मैंने इसको k लिख दिया है, बस इतना। तो यहाँ पे 1/3 हो गया है ना। अब मैंने क्या बताया, 3 अंदर मल्टीप्लाई होता है। अब इसको पोलर फॉर्म में लिखोगे, कैसे, पोलर फॉर्म में हमने लिखा सीखा ना यार। देखो r की वैल्यू हमने 1 निकाल ली, तो यहाँ पे r की वैल्यू 1 रख दी है यहाँ पे, और थीटा भी हमने निकाल लिया है, थीटा भी हमने रखा नहीं है, हालांकि अभी रखेंगे। और ये वाला क्या रखा है, थीटा प्लस 2n पाई, जो कि पहले से ही था, थीटा प्लस 2n पाई, मैंने बताया ना कि ये थीटा प्लस 2n पाई तो रहेगा ही, तो दोनों में ये तो वही है ना, यहाँ तो वही रखा हुआ है। और ये बस 3 आ गया नीचे, कहाँ से आया, यहाँ से। देखो 1/3 था ना, बता, देखो ये 1/3 यहाँ पे, ये देखो 1/3 रखा हुआ ना, ये तो वही यहाँ पे जब आया था 1/3, तो बताया ना यहाँ पे इस वाले में, जैसे बताया कि मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वही किया, कुछ नहीं किया। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना एंगल में, यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो नीचे 3 हो गया, नीचे 3, अब यहाँ बचा नहीं, मल्टीप्लाई हो चुका है। तो ये अपने पास है v की वैल्यू, है ना। अब v आ गया, अब v की यहाँ पे n की वैल्यू चेंज करेंगे तो अपने पास अलग अलग वैल्यूज़ मिलती रहेंगी v की। तो मैं जब इसकी 3 वैल्यू में चाहिए ना, तो 3 वैल्यू मिलेंगी भी, तो v1 बोल देता हूँ, एक को v2 एक v3, मतलब वैल्यूज़ v की निकाल रहा हूँ, बस उसको अलग करने के लिए बस v1 बोल दे रहा हूँ, v2 और v3 इसको अलग अलग बोल दे रहा हूँ, ऐसा है ना। अब देखो हमारे पास आया क्या था, ये इक्वेशन। अब यहाँ पे जब n की वैल्यू, अब देखो n जैसे अपने पास क्या था, जो v क्यूब था, जब इसको यहाँ करोगे तो 1/3 हो गया। n इसको जब k बोल दो, जो मर्जी का बोलो, यहाँ कितना है 3, तो n जब इसको 3 आ गया, तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे जो है, मतलब जितना क्यूब, जितना रूट कर दिया, क्यूब रूट हो गया, अभी पावर 4 रूट हो गया, या पावर 5 रूट, इस तरीके से जब करते हैं, तो ये जितना भी यहाँ वैल्यूज़ लिखी होती है 3 4 5 जो भी है, अपने केस में क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं पुट, जो n पाई था यहाँ पे, ये देखो n की जगह जो है यहाँ पे क्या, एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1 एक बार 2, जब 3 रहेगा तो, क्योंकि हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए, क्यूब रूट है ना 3 वैल्यूज़, तो 0 से पुट करते हैं हमेशा, 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है, ठीक। अगर ये 4 होता, मतलब 1/4 तुम्हें निकालना होता रूट में से, तो 4 रखते, क्या 0 रखते, फिर 1 रखते, फिर 2 रखते, फिर 3 रखते, मतलब जितना होता है जो 4 उससे एक कम तक रखते हैं, 0 से लेके जहाँ तक जो ये वैल्यू होती है उससे एक कम तक, और सारे इंटीजर्स हैं, समझ में ये। अब ऐसा क्यों करते हैं, या फिर 3 के बाद क्यों रखते, 4 क्यों रखते, 5 क्यों नहीं रखते, यहाँ 0 1 2 रख दिए, 3 क्यों नहीं रखे, 4 क्यों नहीं रखे, ऐसा कुछ अगर सोच रहे हो
तो यार वो भी कहो बता ही देता हूँ, लाओ बता देता हूँ। देखो अब जैसे कि रुको वो वाला भी बाद में बताता हूँ, है ना। तो मैंने इसमें क्या कहा कि जो 3 है तो इसकी जगह क्या रख दूँ, n की वैल्यू 0 रखोगे, 1 रखोगे और 2 रखोगे, से कम तक, है ना। तो यहाँ 3 वैल्यूज़ तो अभी उसको मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो n की वैल्यूज एक बार 0 रखना, एक बार 1 रखना, एक बार 2। तो जब 0 रखोगे तो यहाँ पे 0 आ गया, देखो तो ये तो टर्म कैंसिल हो गया, तो 0 हो गया। तो कितना बचा, θ/3 बचा अपने पास v1, जो कि हमने देखो यहाँ पे θ/3 लिखा है। और थीटा क्या एंगल है जो हमने निकाला था, कितना निकाला था, 120 निकाला था, है ना, जिसको हमने 2π/3 बोला था। रेडियंस में लिखते हैं ना, सारा करके हम रेडी में ही करते हैं ना। तो ये 2π/3 की जगह लिख देना। 2π/3 जब रखोगे यहाँ पे तो 2π/9 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 पहले से नीचे है। समझ रहे होगे ना क्या कह रहा हूँ, ये चीज़ है। ये हो गया। अब 0 रखे थे तुमने, अब यहाँ पे 1 रख देना। जब 1 रखोगे 2π हो जाएगा ये, है ना, 2π/3 हो जाएगा यहाँ पे। इसकी वैल्यू जब एक बार 0 रख दी है, अब एक बार 1 रखो, एक बार 2 रखो। जब 1 रखोगे तो ये अपने पास आ जाएगा v2 की वैल्यू। जब 2 रखोगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी, है ना। जब 2 रखोगे तो 4π हो जाएगा और थीटा अपने पास रहेगा। थीटा की वैल्यू क्या रख देना, 2π/3। बस यहाँ पुट करना वैल्यू, कुछ नहीं, जो तुमने पहले से निकाली है। जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे तो अल्टीमेटली अपने पास क्या आएगी, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 रखने पे क्या आ जाएगा अपने पास वैल्यू। यहाँ पे कितना है अपने पास, यह v1 की वैल्यू ये आ गई। v2 की क्या आ जाएगी यहाँ पे 8π/9 आ जाएगी थीटा, और v3 की क्या आ जाएगी अपने पास ये आ जाएगी। ये चीज़ आई। तो ये वाली किस पे आई, n जब 0 रखा था तुमने, और n जब 1 रखा था, और n जब 2 रखा था। समझ में ये चीज़ आ गई। अब v1 आ गया, v2 आ गया, v3, ये समझ में आ गया कहाँ कैसे है। पोलर फॉर्म बनाई, उसके बाद यूलर फॉर्म लगा के ये सब करके ये ला दिया। अब जल्दी से वाला बता देता हूँ जो मैं कह रहा था कि ऐसा मतलब क्यों है, क्या चीज़ कि मतलब वही क्यों रखें, यही वैल्यूज़ क्यों रखें। ध्यान से देखो, अगर जल्दी से बताता हूँ कि ये जो ग्राफ है अपने पास, है ना, तो हमारे पास एंगल कितना था, जो एंगल तुमने निकाला था, क्या निकाला था तुमने। अब यहाँ से देख लें, जैसे v1 आया, v1 तुमने जब 0 रखा इनकी वैल्यू, है ना, n की वैल्यू 0 रखने पे यहाँ पे कितना आ गया, कितना एंगल बना, 2π/9। 2π/9 होता कितना है, 2π/9 मतलब 2π कितना 360 और बाई 9 कर देना, मतलब 40 डिग्री आ गया। 40 डिग्री समझ में आ रहा है, मतलब 40 डिग्रीज। ये किस क्वाड्रेंट में होगा 40 डिग्री, पहले वाले में होगा, ऑब्वियस सी बात है यार 40 है। तो ये कितने पहले वाले क्वाड्रेंट में आ गया, समझ में आया। जब 0 रखे तो पहले वाले क्वाड्रेंट में तुम्हारी एक वैल्यू दे के आ गया, मतलब एक वैल्यू तुम्हें v की मिल गई यहाँ से एंगल, है ना। और जब तुमने क्या रखा, n की वैल्यू जब 1 रखी, तब तुम्हारे पास एंगल कितना है 8π/9। 8π/9 मतलब 8 × 180/9, समझ रहे हो, मतलब 160, है ना। तो 160 डिग्री, 160 डिग्री तुम्हारे पास एंगल आया n की वैल्यू 1 रखने पे। 160 कहाँ पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। तो एक वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ से आ गई। अब जब तुमने n की वैल्यू 2 रखी, ये देखो n की वैल्यू 2 रखी, तब एंगल कितना आया था 14π/9। 14π/9 मतलब 14 × 180/9 20, तो 280 आ गया, है ना। कितना है अपने पास 280 डिग्री। 280 डिग्री कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। 270 यहाँ पे, 180 है, तो 280 कितना आ गया इसमें, फोर्थ में क्वाड्रेंट में। अब तुम सोच रहे होगे कि 0 रखने पे यहाँ से एक वैल्यू आई, और 1 रखने पे यहाँ से एक वैल्यू आई, और 3 रखने मतलब 2 रखने पे यहाँ से एक वैल्यू आई। अब मैं 3 रखूँगा, फिर से वैल्यू लाऊंगा, तो यार 3 रखोगे या 4 रखोगे, ऐसा कुछ रखोगे, तो तुम्हारे पास 3 वैल्यू आ चुकी हैं और 3 ही वैल्यू तुम्हें चाहिए थी। और तुम सोचो अगर रखूँगा तो क्या होगा जानते हो, अभी करके दिखाता हूँ। देखो अगर तुम 4 रख दोगे यहाँ पे तो होगा क्या, देखो अगर तुमने 4 रखा तो अपने पास क्या था, थीटा प्लस 2nπ/3, यही एंगल था ना ऊपर, देखो यहाँ पे ये चीज़, यहीं पे तो वैल्यू रख रहे थे। अब यहाँ मैं 3 रखना चाहूँगा, 3 रख दिया तो ये कट जाएगा, कितना बचा 2π, तो θ/3 प्लस 2π बचा। और थीटा कितना था अपने पास, थीटा था अपने पास 2π/3, और नीचे 3 पहले से है, तो कितना होगा 2π/9 और प्लस 2π हो गया, समझ में आया। तो जब n की वैल्यू मैंने 3 रखी तब ये आया, मतलब कि जो ये था अपने पास 40 डिग्री, उसमें 2π प्लस हो गया, मतलब 40 डिग्री n = 0 पे आ रहा था अपना 40 डिग्री, जो कि ये है। और जब n की n = 4 रखे, मतलब 3 रखे n = तब क्या आ गया 40 प्लस 2 मतलब 2π, मतलब 360, तो 40 प्लस 2π। जब वापस 2π घूमोगे यार तो वापस फिर से यहीं आ जाओगे, मतलब 0 पर जो वैल्यू आ रही थी तुम्हारी 40 डिग्री, 3 रखने पे भी वही वैल्यू आ रही, मतलब वैल्यू रिपीट हो गई, समझ रहे हो। मतलब 0 1 2 तक तो ठीक था, 3 वैल्यूज़ मिले। अब उसके बाद तुम वैल्यू रखोगे ना तो वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, है ना। ये मत सोचना कि यार एक वैल्यू पे थर्ड में मेरा, देखो ऐसा मत सोचना कि एक वैल्यू पे यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे आया, मैं कुछ रखूँगा तो यहाँ पे से भी लेके आऊँगा, ऐसा मत सोचना। तो 3 पे देखो मैंने जैसे कि अभी दिखाया करके, 3 पे कितना आ रहा है तुम्हारा, जब 3 रख रहे हो तो वापस यहीं पे आ जा रहा है। 4 रख के भी देख लो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जब 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2nπ, मतलब 2n की जगह 4 रख देना, और बाई 3 था ही,
प्लस θ/3 मतलब कि 2π/9 था यहाँ पे, जिसको 40 डिग्री बोले थे, 40 डिग्री और इसके कितना होगा 6 नहीं यार 4 से 8π/3 8 इंटू 180/3 ये 60 हो गया, फिर से वो 480 समथिंग है ना, 480 प्लस 40 कितना आ गया अपने पास। जब n की वैल्यू तुमने क्या रखी 4 रख दी, तब कितना आ गया 520 एंगल, मतलब 520 यहाँ से। अगर तुमने 40 से जोड़ोगे तो 480 इसमें प्लस करना पड़ेगा यहाँ से, अगर तुम यहाँ से करोगे तो ये 40 इसमें ले लेना, मतलब 520 तुम्हें चलना पड़ेगा यहाँ से। अब यहाँ से तुमने जब स्टार्ट किया तो 360 तक गए, मतलब 2π तक, तो यहाँ पे हो गया। अब 360 तुम्हारा खर्च हो गया इस तरीके से, देखो एंगल है ना। अब बचा कितना 360 यहाँ गए, प्लस 90 यहाँ भी चले गए। अब 90 यहाँ भी गए तो कितना तुम्हारे पास, मतलब तुम 450 एंगल तक चल गए हो, कहाँ भी अभी यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि 360 यहाँ गए यहाँ तक, और फिर 90 चले तो यहाँ पे आ गए, 450 तक चल चुके हो। और चलना कितना था, कितना एंगल जाना था 520 तक, 450 तक गए हो। अब बचा कितने पास 520 तक जाना था, 450 तक गए, 70 बचा, 70 और जाना है। अब यहाँ पे गैप कितना 90 का, अब 70 तुम आगे जाओगे तो कहीं आगे रुक जाओगे, समझ में, इस लाइन तक भी नहीं पहुँचोगे, इतना समझ रहे हो ना। 70 मतलब सेकंड में तुम आ जाओगे, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब तुम्हें एक यहाँ एक सेकंड में वैल्यू मिलने वाली है। अब पहुँचोगे कहाँ पता है, 90 में से तुम 70 जब आगे जाओगे तो कितना जाओगे, 90 में प्लस 70 को 160, तो अल्टीमेटली तुम कहाँ पहुँचोगे पता है 160 एंगल पे, कहाँ पहुँचोगे 160 पे। और तुम याद करो थोड़ा सा, जब तुम n की वैल्यू 1 रख रहे थे तभी तुम 160 पे ही आ रहे थे, ये देखो है ना। तो क्या हुआ 0 पे 1 पे 2 पे रखी, जब 3 पे रखे तो वही 0 वाली वैल्यू फिर से आ गई, जब 4 रखोगे वहाँ पे तो 1। तो आई मैंने कुछ ज़्यादा ही क्लियर कर दिया इसमें, क्योंकि वैल्यू रख के बता दी क्यों रखा इतना और कैसे रखा, ये सारी चीज़ें इसमें बता दी है ना। चलो ये तो पता लग गया होगा। अब आगे देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। तो V1 V2 और V3 हमने निकाल लिए है ना। तो V1 ये आया था और V2 ये आया था, V3 हमने ये लिखा हुआ है ना। तो आया V3। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने माना था क्या, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे देखो, जब अपने पास V³ और U³ आया था, ध्यान से देखो ये V³ आया था ये, तो मैंने क्या बोला था U³ को भी ऐसे मानना, तो मैंने प्लस वाला क्या माना V³, तुम U³ क्या मानना फिर नेगेटिव वाला U³ हो जाएगा, दो रूट्स आए थे ना, एक ही वाला था एक ही वाला था। तो वैसे से V की वैल्यूज़ निकालो एकदम सेम डिट्टो सेम करके क्या करोगे, यही R की वैल्यू निकाल के सब करके U की भी 3 वैल्यूज़ निकालना, क्या U1 U3 मतलब U1 U2 और U3। और उसमें ये मत करना यार कि दोबारा से फिर ये सब करने लगना, यहीं से देखो बस चेंज किसका है, सारी चीज़ें वही हैं, बस साइन का चेंज है। यहाँ प्लस था, U वाले में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, देखो प्लस माइनस था उसमें माइनस हो जाएगा। तो R में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थीटा में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, समझ में आया, सारी चीज़ें वही रहेंगी। बस क्या होगा, बस साइन यहाँ चेंज रहेगा थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, जैसे यहाँ प्लस था ये देखो यहाँ पे, तो वहाँ बस माइनस लगा रहेगा हमेशा। तो एकदम सेम तुम्हें कॉपी करना है। देखो V1 V2 और V3 आ गया, U1 U2 U3 कैसे निकालोगे, ये जैसे जैसे ये क्या आया था, ये था अपना V3 है ना। तो U3 जब लिखोगे ना एकदम सेम ही लिखना, बस क्या होगा जो इमेजिनरी वाला पार्ट उसमें निगेटिव लग जाएगा। देखो ये वाला पार्ट पूरा सेम है, देखो यहाँ पे भी दोनों सेम है, ये वाला पार्ट भी पूरा सेम है, ये वाला देखो बस साइन का डिफरेंस होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, सिंपल सा। वैसे V1 जो होगा U1 भी सेम एकदम आएगा, बस साइन का डिफरेंस। जो V2 होगा अपने पास, ये जो V2 लिखा हुआ है वैसे U2 आएगा सेम, बस साइन का डिफरेंस होगा। ये तो समझ में आ गया ना, कॉमन सेंस है यार, उसी तरह आएगा, वही आएगा वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अपने पास आ गया क्या, V1 आ गया, V2 आ गया, V3 आ गया, U1 आ गया, U2 आ गया, U3 आ गया। अपने पास क्या थी U1 और V1 जो रूट थी वहाँ पे, V³ और U³। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, U और V की अल्टीमेटली वैल्यू चाहिए थी, क्यों, ताकि दोनों को प्लस करके Y के बराबर, Y हमने क्या माना था U+V, तभी उसका क्यूब V करके ये सब कर किया था ना। तो U+V हमें चाहिए, तो V³ से हमने देखो 3 वैल्यूज निकाली यहाँ पे और U की भी। तो हमें जब U1 और V1 करेंगे तभी तो एक रूट मिलेगा, समझ रहे हो। Y क्या था हमारा रूट था, जिसको हमने x बोला था, x=y U+V हमने माना था ना शुरू में, अभी तक मैं फिर दिखाऊंगा U+V। तो जब U और V को आपस में प्लस करोगे तभी तो एक वैल्यू आएगी ना, एक रूट आएगा। तो V1 और U1 को आपस में प्लस करोगे और V2 और U2 को करोगे और V3 U3 को करोगे, है ना, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो U1 ये रहा और अपने पास V1 ये रहा, V2 ये रहा, U2 ये रहा और ऐसे 3 वाला। जब इन दोनों को प्लस करोगे U1 और V1 तो तुम्हें पता है से ये देखो V3 और U3 को करोगे जब, तो तुम्हें पता है ये सारी चीज़ें यहाँ प्लस माइनस करेगा डिफरेंस, जैसे ही प्लस करोगे तो कट जाएगा इमेजिनरी वाला। वैसे ही जब इसमें से करोगे तो इसमें से और ऊपर वाला कट जाएगा और इसमें से ऊपर वाला, मतलब ये सारे इमेजिनरी वाले तो कट जाएंगे, बचेंगे कौन से, सिर्फ ये रियल पार्ट वाले, समझ में आया। और रियल पार्ट वाले भी सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएंगे, बस इसका भी 2 टाइम्स हो जाएगा, उसका भी 2 टाइम्स, उसका भी 2 टाइम्स, U+V जब करेंगे तो। और ये क्या था, Y था,
स्टार्टिंग में देखो हमने जब क्वेश्चन सॉल्व करने देखो ये एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू यू प्लस वी बोले थे ना, तो यू प्लस वी बोलने से हमारा क्या आया एक्स आ गया, या बोल लो वाई उसको, जो कि हमारा रूट था, है ना। अब देखो यहाँ पे रखने पे जब इन दोनों को ऐड कर दिए एक्स इक्वल टू वाई यू प्लस वी कर दिए, यू प्लस वी मतलब u1 प्लस वी1 एंड u2 प्लस वी2 एंड u3 प्लस वी3 ये तो दोनों को ऐड करोगे, मैंने बताया ना इमेजिनरी पार्ट्स जो होंगे कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और जो ये वाले होंगे 2 टाइम्स बच जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल ही थे। तो एक क्या रूट क्या हो जाएगा, ये अपना जो बचा था वो एक वाला, और ये 2 टाइम्स जो हो गया वो वाला 2 लगा है, ये भी 2 टाइम्स हो गया, ये भी 2 टाइम्स हो गया, और जो ये बचे थे रियल पार्ट्स तो वही हैं। तो एक्स की वैल्यू देखो अपने पास 3 आ गई। तो इस तरह सॉल्व करना था, मैंने इसको समझा भी दिया कि कैसे किए और क्या क्या क्यों किए, है ना। तो सॉल्व हो गया अपने पास।